डुअल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रॉय वेव्स। अब जरा देखिएगा, लुई विक्टर डी ब्रॉय, pronounced as डी ब्रॉय, put forward the bold hypothesis that material particles in motion should display wave-like properties. His reasoning was based on the following two considerations. तो डी ब्रॉय ने ये बताया था कि जितनी भी मटेरियल पार्टिकल्स हैं ना मोशन में जितने भी मटेरियल पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे वेव के जैसी प्रॉपर्टीज शो करते हैं। और उसकी जो कंसिडरेशंस जो उसने ली थी, जो दो चीज़ें उसने कंसिडर करी थी ये थ्योरी देने के लिए, वो क्या थी? गुड इवनिंग। वो क्या था? फर्स्ट है, the two physical quantities which govern all the forms of the physical universe are mass and energy. As per Einstein's mass energy equivalence, E is equal to mc square. तो सबसे पहले तो ये था E is equal to mc square। इसको उसने कंसिडर करा था कि आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस को कंसिडर करके उसने कहा कि एनर्जी निकाली जा सकती है किसी भी वेव की। दूसरा है नेचर लव सिमेट्री, सिंस रेडिएशन हैज डुअल नेचर, रेडिएशन का क्योंकि डुअल नेचर है, देयरफॉर फ्रॉम सिमेट्री कंसिडरेशंस डी ब्रॉय प्रेडिक्टेड दैट मैटर मस्ट आल्सो पजेस डुअल नेचर। तो रेडिएशन का डबल नेचर है, डुअल नेचर है कि रेडिएशन जो है वो मैटर की तरह भी शो करता है अपनी प्रॉपर्टीज और वेव्स वाली प्रॉपर्टीज भी शो करता है। ठीक, पार्टिकल वाली भी और वेव वाली भी दोनों प्रॉपर्टीज शो करता है। thus the particles like electrons, protons, neutrons etc should not only behave like mass points but they should also exhibit wave nature when in motion। तो जब वो मोशन में आते हैं तो वो भी वेव जैसा वेव जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। इसका अच्छा एग्जांपल ये है कि अगर हमने एक रस्सी को दीवार से बांध दिया और हम उसको ऐसे ऐसे शेक करने लगे, साइड से देखेंगे तो वो भी हमको रस्सी भी ऐसे ट्रैवल करती हुई दिखाई देगी। और रस्सी के आसपास जितने भी डस्ट पार्टिकल्स या गैसियस पार्टिकल्स हैं वो भी सब ऊपर नीचे वेव की तरह मोशन करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब पार्टिकल जो है, पार्टिकल भी वेव की तरह बिहेव करता है। ये किसने बताया? डी ब्रॉय ने बताया। ठीक है, अच्छा, द वेव एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल्स इन मोशन आर कॉल्ड मैटर और डी ब्रॉय वेव्स। उन्होंने कहा कि जब मटेरियल पार्टिकल्स है ना, मटेरियल पार्टिकल्स के आसपास जब कोई भी पार्टिकल मूव करने लगता है और वो वेव के जैसा मोशन शो करता है तो ऐसे मैटर को हम डी ब्रॉय पार्टिकल्स, ऐसे मैटर को हम डी ब्रॉय वेव्स बोल देते हैं। एंड देयर वेवलेंथ इज कॉल्ड डी ब्रॉय वेवलेंथ। अब जरा देखो, डी ब्रॉय ने एक वेव की इक्वेशन दी थी। वही बता रहा हूं। तो पहले तो उसने ये बताया था कि जो एनर्जी है किसी भी मटेरियल पार्टिकल की जो मोशन में है तो उसकी एनर्जी जो है वो mc स्क्वायर से निकाली जा सकती है। अच्छा, दूसरा उसने ये बोला था कि नेचर लव्स सिमेट्री। नेचर लव सिमेट्री, इसका मतलब ये है कि जब रेडिएशन जो है, रेडिएशन जब पार्टिकल जैसी प्रॉपर्टीज शो करता है तो पार्टिकल भी फिर रेडिएशन जैसी प्रॉपर्टीज शो करेंगे। ठीक है, रेडिएशन का मतलब क्या है? कोई भी जब रेडिएशन होती है ना तो हम ये कहते हैं रेडिएशन इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। रेडिएशन में हमेशा ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि रेडिएशन में पार्टिकल्स ट्रैवल कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। तो रेडिएशन वेव की तरह ट्रैवल करेगा और जब वो वेव की तरह ट्रैवल करेगा तो उसने ये कहा कि जब रेडिएशन पार्टिकल की तरह रेडिएशन को कंसिडर करा जा सकता है तो पार्टिकल्स को भी रेडिएशन की तरह कंसिडर करा जा सकता है, यानी कि वेव की तरह कंसिडर करा जा सकता है। बस सेकंड पॉइंट यही है। अच्छा, उसके बाद उसने कहा कि अच्छा, तो डी ब्रॉय ने फिर वेव की कुछ इक्वेशन तो दी होगी। जब उसने कहा कि पार्टिकल्स भी वेव की तरह बिहेव कर सकते हैं तो कुछ वेव की इक्वेशन भी दी होगी। हाँ जी, दे रखी है। कंसिडरिंग फोटोन एज एन EM वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, इट्स एनर्जी फ्रॉम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इज गिवन बाई, its energy from Planck's quantum theory is given by E is equal to h nu। ये तो हम देख चुके हैं, E is equal to h nu, इस चैप्टर में पहले भी देखा है। इक्वेशन नंबर 1 वेयर h is Planck's constant। आगे चलते हैं, कंसिडरिंग फोटोन एज अ पार्टिकल। तो अब मैं डी ब्रॉय वेव इक्वेशन की बात कर रहा हूं। तो डी ब्रॉय ने ये प्रूव करा था कि कोई पार्टिकल भी जो है वो भी वेव जैसी प्रॉपर्टी शो करता है। तो कंसिडरिंग फोटोन एज अ पार्टिकल ऑफ मास m, द एनर्जी एसोसिएटेड विद इट इज गिवन बाय आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशनशिप एज E is equal to mc स्क्वायर। तो जैसा वो पार्टिकल है तो पार्टिकल में एनर्जी कैसे निकाली जाती है पार्टिकल की? E is equal to mc स्क्वायर।
ये हो गई इक्वेशन नंबर 2. फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 2 वी गेट अब इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर कर लेना है. तो E इज इक्वल टू एच न्यू और E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. तो एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर हो गया. एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये हो गया. तो यहां से आप क्या करें, यहां से न्यू को हम क्या बोल सकते हैं, न्यू को हम बोल सकते हैं सी अपॉन लैम्बडा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. इसको सी अपॉन लैम्बडा क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पर जब मैं E इज इक्वल टू एच न्यू बात कर रहा हूँ ना, तो इसका मतलब क्या है कि जो वेव है, मतलब हम किसी भी लाइट वेव की बात कर रहे हैं. और जब लाइट वेव की बात कर रहे हैं तो लाइट वेव जो है, लाइट ट्रैवल किससे करती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इस वेलोसिटी से ट्रैवल करती है. तो अब आप ये देखिएगा कि वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो वेलोसिटी इस बार हो गई c, क्योंकि मैं वेव की बात कर रहा हूं तो वेव जो है लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है. तो c इज इक्वल टू डिस्टेंस क्या हो गया लैम्बडा, और टाइम क्या हो गया कैपिटल T. टाइम हो गया कैपिटल T. अब ये कैपिटल T टाइम जो है ये किसके लिए होता है, जब वेव पूरी अपनी एक साइकिल कंप्लीट कर लेती है. तो वेव ने जब अपनी पूरी एक साइकिल कंप्लीट करी तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा, अपनी खुद की लेंथ के बराबर, वेव लेंथ. और वो पूरी लेंथ कवर करने में उसको टाइम कितना लगता है, कैपिटल T. इसको कहते हैं टाइम पीरियड. तो डिस्टेंस की जगह वेवलेंथ आ गया, टाइम की जगह टाइम पीरियड आ गया. तो मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ लैम्बडा इंटू 1/T. और 1/T क्या होता है, 1/T होता है न्यू फ्रीक्वेंसी. तो इसी वजह से मैंने न्यू को क्या लिख दिया, सी अपॉन लैम्बडा लिख दिया. समझ गए. तो ये रिलेशन याद रखना, न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्बडा या सी इज इक्वल टू लैम्बडा न्यू, ऐसा याद रखना. ठीक. अच्छा, अब यहाँ पर एक सी से एक सी कैंसल आउट हो गया, और मैं यहाँ पर लैम्बडा की वैल्यू निकालना चाहता हूँ. तो लैम्बडा क्या हो जाएगा, लैम्बडा इधर चला जाएगा, एम सी नीचे आ जाएगा. तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी. मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम होता है. मास इंटू वेलोसिटी होता है मोमेंटम. तो लैम्बडा इज इक्वल टू h upon p. Lambda is equal to wavelength of radiation, p is equal to momentum of radiation. The above equation has been derived for a photon of radiation. According to de Broglie's hypothesis, it must be true for material particles like electrons, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एटसेट्रा. तो हमने तो किसी पार्टिकल को लेकर चले थे ना भाई. पार्टिकल अगर है तो उस पार्टिकल का कुछ मास होगा, वेव का थोड़ी कोई मास होता है. तो वेव जो है, वेव की तो फ्रीक्वेंसी होती है. तो जब वेव अगर उसको लेंगे तो E इज इक्वल टू एच न्यू है, जब पार्टिकल लेंगे तो E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर है. दोनों को इक्वेट कर दिया. जब दोनों को इक्वेट करा तो मैंने वेवलेंथ निकाल ली. तो वेवलेंथ किसकी होती है, वेवलेंथ तो वेव की होती है. तो इसका मतलब अच्छा, पार्टिकल लेकर चले थे और वेव निकाल दी उसकी. इसका मतलब पार्टिकल भी जो है वो, पार्टिकल का जो मोशन है वो भी वेव के जैसा चलता है. ठीक है. वही एग्जांपल कि हमारे पास एक रस्सी है, उसको दीवार से बांध रखा है, उसको हम ऐसे ऐसे शेक कर रहे हैं, तो साइड से अगर देखेंगे तो वो भी एक वेव की तरह ऐसे ऐसे ट्रेवल करेगी. तो लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी हो गया. द अबव इक्वेशन हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम फोटोन ऑफ रेडिएशन. अकॉर्डिंग टू de Broglie's hypothesis, it must be true for material particles like electrons, protons, neutrons, etc. Hence, a particle of mass m moving with velocity v must be associated with a matter wave of wavelength lambda, given by lambda is equal to h upon p or h upon mv. ये है, hence a particle of mass m moving with velocity v must be associated with a matter wave of wavelength lambda, given by lambda is equal to h upon p. यही वाला लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी. हाँ, वो वेव की तरह ही मूव करेगा. ठीक है ना. तो दिस इज डी ब्रॉयज वेव इक्वेशन फॉर मटेरियल पार्टिकल्स फ्रॉम. अच्छा, इसको इन्होंने ये कहा कि भाई वो तो हमने लाइट की बात करी थी कि लाइट की वेलोसिटी से चल रहा है. अगर कोई किसी और वेलोसिटी से भी ट्रेवल कर रहा है तो हमारे पास बस अंतर क्या हो जाएगा कि वेलोसिटी की जगह सी ना लिखकर वेलोसिटी की जगह हम वी लिख देंगे. ठीक है, आगे चलता हूं. यहां तक क्लियर है? ऑनलाइन वाले बता दें भाई. यस सर. ठीक है, ठीक है. ओके ओके ओके.
आगे चलते हैं. This is de Broglie's wave equation for material particles. From de Broglie's equation, we find that first है the wavelength of a moving particle is inversely proportional to its momentum. तो क्या क्या ऑब्जर्वेशन थी? सबसे पहले तो जो वेवलेंथ है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम. ठीक है. सेकंड देखिएगा, सेकंड क्या है, इफ v इज इक्वल टू 0 देन लैम्डा क्या है, वेवलेंथ इज इक्वल टू इंफिनिटी. दिस इंप्लाइज दैट waves are associated with material particles only when they are in motion. तो अगर वेलोसिटी जीरो है तो इसका मतलब जो वेवलेंथ है ना उस टाइम वो कितनी हो जाएगी, बहुत बड़ी हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी. दिखाई दे रहा है, वेलोसिटी अगर जीरो है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगी. इसका मतलब वो आप वेवलेंथ को डिफाइन ही नहीं कर सकते जब पार्टिकल रेस्ट में है. तो पार्टिकल जब मोशन में है ना तभी वो वेव जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा. ठीक है. तो दिस इंप्लाइज दैट वेव्स आर एसोसिएटेड विद मटेरियल पार्टिकल्स ओनली व्हेन दे आर इन मोशन. सिर्फ तब तक जब तक वो मोशन में है तब तक वो वेव जैसी प्रॉपर्टी शो करेगा. थर्ड है, टू बी एसोसिएटेड विद अ डी ब्रॉय वेव अ पार्टिकल नीड नॉट हैव अ चार्ज. दैट इज व्हाई डी ब्रॉय वेव्स आर आल्सो नोन एज मैटर वेव्स. अगर किसी भी पार्टिकल को एक डी ब्रॉय वेव के साथ एसोसिएट करना है तो अ पार्टिकल नीड नॉट हैव अ चार्ज. तो पार्टिकल को जरूरी नहीं है कि पार्टिकल का कोई चार्ज हो. ठीक है. क्योंकि कहीं पर चार्ज आ रहा है कि यहाँ पर Q या E कोई वैल्यू नहीं आ रही उसकी, तो पार्टिकल में कोई चार्ज हो इसकी जरूरत नहीं है. दैट इज व्हाई डी ब्रॉय वेव्स आर आल्सो नोन एज मैटर वेव्स. तो इसलिए उनको मैटर वेव्स बोला जाता है. देखिए, मैटर और चार्ज ये दोनों क्या है, हमने ये कहा था कि जो मैटर है ना, मैटर मतलब कोई भी सॉलिड, लिक्विड या गैस, जरूरी नहीं है कि उसमें कुछ चार्ज हो, लेकिन अगर किसी चीज में चार्ज है तो उसमें मैटर होगा, यानी कि उसमें मास होगा. ठीक है. तो इसलिए इन्होंने ये कहा कि उसमें कोई चार्ज नहीं है तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मास ही है, बस मैटर ही है और कुछ नहीं है. इसलिए उनको मैटर वेव्स भी बोला जाता है. ठीक. थर्ड पॉइंट है, डी ब्रॉय वेव्स कैन नॉट बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ओनली एसोसिएटेड विद एक्सेलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल्स. डी ब्रॉय वेव्स कैन नॉट बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर. डी ब्रॉय वेव्स जो हैं उनका नेचर जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं होगा. मतलब ऐसा नहीं होगा कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड साथ साथ ट्रेवल कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि उसमें ना एक्सेलरेटेड होते हैं पार्टिकल्स जो हैं, वो एक्सेलरेटेड मोशन में जाते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक्सेलरेशन होता है, मतलब स्पीड बार बार चेंज होती है. यहाँ तो स्पीड का चेंज होना हमने कुछ बताया ही नहीं. ठीक है. अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है, इसमें नेक्स्ट देखिएगा, डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन. तो कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली देखोगे तो सिलेबस में लिखा हुआ नहीं है, यहाँ तक ही कंप्लीट हो गया चैप्टर, लेकिन कभी कभी पूछा जाता है तो इसलिए लास्ट का टॉपिक है ये इंक्लूड करा है कि आप एक इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉय वेवलेंथ कैलकुलेट करिए. कैसे करेंगे? कंसिडर एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m एंड चार्ज E. लेट v be the final velocity attained by the electron when it is accelerated from rest through a potential difference of v volts. ठीक है. तो हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का मोशन तो एक्सेलरेटेड मोशन ही होता है ना, बार बार घूमता रहता है गोल गोल. तो भले ही वो कांस्टेंट स्पीड के साथ गोल गोल घूम रहा है, लेकिन बार बार उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है. तो जब डायरेक्शन चेंज हो रही है तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन है. ठीक है. तो इन्होंने यही बोला कि फाइनल वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रॉन की उसको हमने v मान लिया. ठीक. और ये कहा गया कि उसको एक्सेलरेट करने वाला कौन है, उसको एक्सेलरेट करने वाली एक पोटेंशियल डिफरेंस है v. अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस किसी इलेक्ट्रॉन को कैसे एक्सेलरेट कर सकता है, ये हम थर्ड चैप्टर में पढ़ चुके हैं. कुछ इस तरह से, ये हमारे पास एक कंडक्टर है, इस तरह से मान लीजिए वायर ही है, उस वायर को मैंने मैग्नीफाई करके थोड़ा वाइड करके दिखा दिया. अब वायर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स पड़े हुए थे, टक 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 इधर उधर कहीं भी टक्कर मार रहे थे, रैंडमली घूम रहे थे. ठीक है. लेकिन हमने क्या करा, हमने ना बैटरी लगा दी है, पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल इस तरह से कनेक्ट कर दिए, बैटरी लगा दी, पॉजिटिव नेगेटिव. अब जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव लगा तो नेगेटिव का इम्पैक्ट यहाँ तक आया और पॉजिटिव का इम्पैक्ट यहाँ तक आया. तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं जो रैंडमली घूम रहे थे, अब वो जरा होश में आ जाएंगे. ठीक है ना. अब वो कहाँ से, नेगेटिव से दूर भागेंगे और पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे. ठीक है. तो वो इस तरह से चलने लगे. इसका मतलब क्या है कि अब उनका प्रॉपर एक्सेलरेशन चेक करा जाएगा. तो एक्सेलरेट किसने करवाया, इस वोल्टेज ने, ये बैटरी ने. बैटरी ना लगाते तो ये ऐसे एक तरीके से भागते नहीं एक तरफ को, क्योंकि मुझे मालूम है कि जब भी कभी कोई रॉड पड़ी हुई है ना, या कोई वायर ऐसे ही पड़ा हुआ है, तो उसमें कोई ऐसा मोशन नहीं होता, उसमें जो एवरेज वेलोसिटी है वो जीरो आती है, एवरेज वेलोसिटी जीरो आती है. ठीक है.
क्यों? क्योंकि जितने पार्टिकल्स, जितने इलेक्ट्रॉन्स इधर को जा रहे हैं उतने ही इधर को जा रहे हैं, जितने ऊपर को जा रहे हैं उतने ही नीचे को जा रहे हैं। तो वो जब उनका सम निकालते हैं ना, एवरेज वेलोसिटी निकालते टाइम, तो वो जीरो हो जाता है ना। तो इसी वजह से कोई भी अगर टुकड़ा पड़ा हुआ है कहीं पर, वायर का कोई पीस पड़ा हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें कभी भी किसी भी तरीके का कोई मोशन नहीं होता। कभी भी कोई वायर है, वो वायर जो है वो जैसे ऐसे पड़ा हुआ है, तो उस वायर को अगर मैं छू लूंगा तो वायर कोई मूव थोड़ी कर रहा है, जंप थोड़ी कर रहा है, या कुछ वाइब्रेशन हो उसके अंदर, नहीं है। अच्छा, और ये काम ना प्रैक्टिकली खुद करके देखा नहीं जाता। क्या कि जो बड़े बड़े हाई टेंशन वायर्स होते हैं ना, भले ही इंसुलेटेड हो, लेकिन उनमें वाइब्रेशन होती है। उनमें जब करंट फ्लो कर रहा है और हम उनको छू कर देखें, छू कर देखना अलाउड नहीं होता, क्योंकि उसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है बहुत बड़ा, है ना, तो जान का खतरा होता है। लेकिन दिखाई देता है कि उनमें हल्का 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 वायर में ऐसा वाइब्रेशन होता है। ठीक है, वायर्स वाइब्रेट करते हैं। क्यों वाइब्रेट कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से, हाई टेंशन वायर है तो बहुत जबरदस्त पोटेंशियल डिफरेंस है, और इलेक्ट्रॉन्स बड़ी स्पीड के साथ में ट्रैवल कर रहे हैं। तो जब वो ट्रैवल कर रहे हैं तो भाई पूरे के पूरे सिस्टम में से ट्रैवल कर रहे हैं, वो सिस्टम हल्का हल्का वाइब्रेट करने लगता है ऐसे। ठीक है, तो खैर मैं वापस आता हूँ। हमने जब पोटेंशियल डिफरेंस लगाया तभी इलेक्ट्रॉन्स ने तमीज से एक डायरेक्शन में चलना शुरू करा। इसका मतलब यही इसको एक्सेलरेट करा रहा है इलेक्ट्रॉन्स को। आगे चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द इलेक्ट्रॉन K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। ये तो हमें पता ही है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर होता है। अच्छा, अब इसमें एक काम करेंगे, ये m से ऊपर मल्टीप्लाई, m से नीचे मल्टीप्लाई। मैं ना वो बनाना चाह रहा हूँ, मोमेंटम बनाना चाह रहा हूँ। तो K इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर इंटू m, क्या हो जाएगा m स्क्वायर v स्क्वायर, यानी कि mv का होल स्क्वायर और अपॉन में m। अब mv क्या होता है? mv होता है लीनियर मोमेंटम। तो क्या हो जाएगा? K इज इक्वल टू, mv है लीनियर मोमेंटम, यानी कि p स्क्वायर अपॉन 2m। वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? EV। वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू EV। वर्क डन ऑन द इलेक्ट्रॉन इज EV। अब क्या है कि जितना किसी के अंदर एनर्जी होगी वो उतना ही वर्क कर पाएगा, है ना। तो हमने इलेक्ट्रॉन पर इतना वर्क करा था, E इंटू वी, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना वर्क करा था E इंटू वी। तो इतना वर्क करा तो वो किस में कन्वर्ट हो गया? काइनेटिक एनर्जी में, है ना, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो K इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m है, एंड इज इक्वल टू EV। तो यही लिखा है यहाँ पर, देयरफॉर K इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल टू EV। ये हो गया। अच्छा जी, तो पी स्क्वायर को इधर ही छोड़ेंगे, इसको उधर ले जाएंगे। पी स्क्वायर को इधर ही छोड़ा और इसको इधर ले गए, एक्चुअली इधर 2mk, 2mk। ठीक है, तो P की वैल्यू क्या हो गई? अंडर रूट 2mk, अंडर रूट 2mk। ठीक है, अब K जो है, K की जगह मैं EV भी लिख सकता हूं। तो P इज इक्वल टू अंडर रूट 2m EV। हो गया लीनियर मोमेंटम। ठीक है, चलिए जी, तो इसको हमने बोला, ये जो निकल के आई है वैल्यू, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, अब डी ब्रॉय वेवलेंथ हम निकाल चुके हैं। डी ब्रॉय वेवलेंथ क्या होता है? h अपॉन p। ठीक है, तो डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डी ब्रॉय वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लैम्बडा इज इक्वल टू, लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन p इज इक्वल टू h अपॉन p। क्या है? अंडर रूट 2mk बोल दो, या फिर h अपॉन अंडर रूट 2m EV बोल दो। और अब क्या करना है भाई? ये सारी की सारी वैल्यूज हैं हमारे पास। अब ये सारी की सारी वैल्यूज हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.63 इंटू 10 टू द पावर -34,
मास 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस 31 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ये सारी वैल्यूज रखने के बाद में आपको क्या करना है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये सब तो मुझे पता ही है, ये सारी वैल्यू रख कर दिखा देनी है और लास्ट की वैल्यू रट लेनी है बस। 12.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 अपॉन अंडर रूट वी। अब वोल्टेज तो हमें पता नहीं है ना, अप्लाइड वोल्टेज कितनी है, कितनी वोल्ट की बैटरी लगा रहे हैं वो हमको नहीं पता, इंटू मीटर। अब 12.3 इंटू 10 की पावर माइनस 10, तो 10 की पावर माइनस 10 क्या होता है, एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 12.3 अपॉन रूट वी एंगस्ट्रॉम, हो गया काम, सही है। चलिए जी, तो ये डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, ये वाला चैप्टर तो खत्म होता है। अगला स्टार्ट करते हैं एटम्स।